हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया है। आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया। विजेता दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही, और इस टीम की कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था, और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा नोट देखेंगे आप लोग दोस्तों। WPL के पहले संस्करण की विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस रही, और पहले संस्करण की उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रही। पूरी तरह से हर फैक्ट से आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, विजेता इसमें मुंबई क्रिकेट टीम रही, यह 42वां खिताब था। उप विजेता की बात की जाए तो विदर्भ रही। मुंबई टीम के कप्तान इसमें अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान दोस्तों अजय वाडेकर थे। पूरी तरह से हर फैक्ट से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। किन्हें? हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली हैं। वह पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। तो शरत कमल। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। आगामी खेल प्रतियोगिता से क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा। तो बीजिंग चीन में होगा। यहाँ पे हम एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल देते हैं, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो टोक्यो जापान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिन्नर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो जर्मनी ने जीता है। पूरी तरह से हर क्वेश्चन से आप लोग दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे। सारे क्लासेस के PDF भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या हमारा क्वेश्चन, 15वें ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आयोजन इसका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता ऑस्ट्रेलिया रही। उप विजेता की बात की जाए तो भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान इसमें हुज विव्जन थे, और भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने। रघु राम अय्यर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। फैक्ट देखिए थोड़ा सा दोस्तों, अध्यक्ष की बात की जाए यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो PT उषा है। तो CEO और अध्यक्ष दोनों ध्यान रखेंगे। सुपर क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। स्थापना भारतीय ओलंपिक संघ की 1927 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस फैक्ट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले
आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ दोस्तों बात करेंगे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा आपका जीएस यानी सामान्य विज्ञान आएगा, आपका पूरा करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, ये सब मिला के दोस्तों इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 29 यानी कि 29 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 के नाम से। और ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यह पाठ्यक्रम आपका एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों अच्छे से इसको रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से हटकर आप लोगों को कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन कहाँ से, आपका एवरग्रीन ट्रेंडिंग टॉपिक है विटामिन से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं, विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको पूरी तरह से इसमें दोस्तों कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब पहले विटामिन के नाम है, फिर उनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव भी इसमें अपडेट कर लिया गया है, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सब कुछ यहीं पे कवर कर लेंगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था। इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है विटामिन बी1, रासायनिक नाम इसका थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। अगला है विटामिन बी2, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से किलोसिस होता है। फिर है विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कम से रक्त क्षीणता और चर्म रोग जैसे दोस्तों होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन रख दें तो आपका टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, टाइम टेकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। विटामिन बी12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र जैसी गड़बड़ियाँ रोग होती हैं। विटामिन सी आप बार बार पूछा ही जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की बात की जाए तो टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन डाल दिया था, ऐसे भी ऑप्शन में आते हैं। ये भी आपका दोस्तों आप जानते हैं ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है। महत्व जो इमारतें हैं, मंदिर हैं, डाकली क्वेश्चन बनते हैं, तो सब कुछ इस पीडीएफ में पूरी या इस सीट में दोस्तों पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सब कुछ आपके पूरी तरह से पाठ्यक्रम में मेंशन किया हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर इसको कवर रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ दिया गया इमारतें और मंदिरों के नाम, दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी हमें लोकेशंस बताने। सबसे पहले अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, एक जगह लोकेशन फिर भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। शांति निकेतन या बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। सांची का स्तूप 1000 बार पूछा गया है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर दोस्तों यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या हमारा, सूर्य मंदिर जिसे कि काला पैगोडा के नाम से भी जाना है, यह कोणार्क उड़ीसा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर सभी लोग जानते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर आपका गिर सोमनाथ गुजरात में है, 1000 बार पूछा गया है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्रंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद ब्रह्मा मंदिर आपका पुष्कर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, रामेश्वरम मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, एक मिनट, कहाँ पे गया हमारा टॉपिक, एक मिनट दोस्तों। हमारा क्या है अगला दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे, ये है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, देखेंगे हम लोग, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। 167 कर दिया गया तमिलनाडु से रिलेटेड।
वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वैष्णो देवी मंदिर नाम सुने ही है सभी लोग, जानते भी हैं, जम्मू कश्मीर में है। और लास्ट है खजुराहो मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे तो महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं वो मंदिर से लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन से डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे मिक्स होंगे और नहीं गलत होंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हम लोग आगे। थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हम लोग कर भी चुके हैं। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। क्वेश्चन भी फेवरेट रखा गया है जो कि बार बार पूछा जाता है। कहाँ से आया? पॉलिटी से, विशेषकर आर्टिकल से। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के दोस्तों जितने भी मोस्ट में क्वेश्चन निकलते हैं जो कि हमारे सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, विशेषकर आर्टिकल्स के क्वेश्चंस। तो वहाँ यहाँ पे दोस्तों इस सीट में पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। इस सीट को आप लोग अपडेट रखेंगे तो पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से आपको क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल के हैं सब अपडेट हैं इसमें। नेक्स्ट, महान्यायाधीश कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 का है। अगला है, वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? वो ब्रिटेन है। संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वह भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका। चार महत्वपूर्ण दोस्तों जो स्रोत है हमारे, कहाँ से लिए गए, आपके एग्जाम में बराबर पूछा था, संसदीय शासन प्रणाली, समवर्ती सूची, मूल अधिकार और भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, एक साथ हम लोग अपडेट किए हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या हमारा, चार क्वेश्चन एक साथ देखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। अगला है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। चारों क्वेश्चन सिमिलरिटीज से हैं, आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसलिए एक साथ सेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? चार क्वेश्चन संशोधन से लगे हुए हैं, चारों दोस्तों फेवरेट हैं। पहला है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। फिर है, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 92वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। वह अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में किया गया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए यह व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखेंगे दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से लेकर 1985 तक। क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छठी पंचवर्षीय योजना के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं प्रथम से लेकर 12वीं, सबको पूरी तरह से अपडेट करेंगे। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। जितने फैक्ट निकलते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है और सब के दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से लेकर 1985। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए छठी पंचवर्षीय योजना का क्या है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेकर 85 तक थी। इसने मूल नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। बार बार पूछा था। नेक्स्ट पॉइंट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई। 1000 बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों।
अब चलिए प्रथम से शुरू करके हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना से जितने फैक्ट बनते हैं सबको पूरी तरह से कवर करेंगे। ये सब फैक्ट हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे, शुरू करते हैं। इसकी अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। मॉडल की बात की जाए तो हेराडोमन मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखेंगे, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए दोस्तों, समाधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखेंगे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ है। जर्मनी और रूस ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे दोस्तों, सारे फैक्ट आपके पूरी तरह से कवर हैं। इसलिए हमारे द्वारा दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को पीडीएफ के बारे में भी फोकस करवाता रहता हूँ। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए, जितने फैक्ट निकलते हैं। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब पॉइंट देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। ये भी डायरेक्टली 1000 बार पूछा गया है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1000 बार पूछा गया। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में दोस्तों 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। ये भी 1000 बार पूछा गया है। हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर क्या क्या निकलता है दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखेंगे, मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से फेवरेट हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना है। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। तीनों ध्यान रखेंगे। पांचवी देखिए आप लोग, मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। 3 क्वेश्चन फेवरेट हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, 1000 बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। छठी देखिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे भी बात कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन के जरिए हम लोग वहाँ पे पूरी तरह से दोस्तों स्टाफ हेड को देख चुके हैं। तो क्या दोस्तों, समाधि 1980 से 85 मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 2 क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर भी। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना के को प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो भी छठी पंचवर्षीय योजना ही थी। 7वीं देखेंगे, समाधित्या 1985 से 90 मुख्य उद्देश्य था स्थिरता, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। और यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में दौरान हुई, तो कमेंट के लिए है दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हम यहीं पे ही मेंशन कर दिए, ध्यान रखिएगा। चलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं हम लोग। क्या दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना के समाधि की बात की जाए तो 1992 से लेकर 1997 मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। केवल एक क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ही है। 9वीं देखेंगे, समयावधि 1997 से 2002 मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 2002 से 2007 मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं देखेंगे हम लोग, जितने फैक्ट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं, इसको रिवाइज रखेंगे, कभी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाधि 2007 से 12 मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। पॉइंट देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत हुआ, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं की बात करें तो समाधि 2012 से 17 मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी एवं सतत विकास। ये आपकी योजनाएं थी। इसके बाद आप लोग जानते हैं योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई, उसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। नोट देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1000 बार ये पॉइंट पूछा आता है, और कब 15 मार्च 1950 को गठित किया गया। और योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, 1000 बार पूछा गया है। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों हमारा,
डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जनरल साइंस से आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, चाहे फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या फिर बायो के, जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते, उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके कवर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तीनों के साथ दिया गया है। रेडियो सक्रियता भी नहीं भूलेंगे, इसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे? तो हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना या ऑक्सीजन ले जाना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। अगला, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती? कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती? तो आयरन की। किसकी? आयरन की। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।